जय हिंद साथियों। आज से हम आवाम का गूगल हैंगआउट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से कार्यकर्ताओं के बीच में एक भ्रम है आवाम को लेके। आम आदमी पार्टी के जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो आवाम को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन कई तरह की जो शंकाएं, कई तरह की जो सवाल जवाब उठ रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ लोग भ्रमित हैं। तो काफ़ी लोग संपर्क कर रहे थे कि भाई कार्यकर्ता उसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप इसके बारे में क्लियर करो। तो हम चाहते थे कि पार्टी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई कदम जब नहीं उठा तो हमें लगा कि हम उन सारे सवालों का जवाब देंगे जो कार्यकर्ता पूछना चाहते हैं। तो इसी प्रक्रिया में हम आज ये गूगल हैंगआउट करने वाले हैं। नमस्कार। राहुल जी हैं करावल नगर से। इन्होंने ये पूछना चाहते हैं कि आवाम बनाने की आपको क्या ज़रूरत पड़ी। ये सारी चीज़ें तो आप पार्टी के अंदर रहकर भी कर सकते थे। वहाँ का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको यूज़ करके आपने ये सारी बातें क्यों नहीं उठाई, और अगर ये बातें उठाई तो किसने इसका विरोध किया और क्यों किया, और उसका कुछ जवाब आपको मिला या नहीं मिला? राहुल भाई, ये पूरी कोशिश पार्टी के अंदर रह के ही की गई, और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए जो मौका देने की बात थी, तो उस सब प्रक्रिया के तहत ही ये कोशिश की गई थी। और जब ये आवाम का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया तो इसमें पहला चीज़ थी कि भाई एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, इस पर पहले राय ले लेते हैं वॉलंटियर्स की। तो स्वराज के तहत हमने रेफरेंडम करना शुरू किया, और सबसे पहले कनाट प्लेस ऑफिस में ही इसका रेफरेंडम हुआ, और वहाँ पे 40 लोगों ने पहले दिन वोट डाला था, और 40 में से 40 लोगों ने इसका फेवर किया कि ये सिस्टम होना चाहिए, वॉलंटियर के लिए एक स्थायी ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। तो जो कमी पार्टी के अंदर एक महसूस की जा रही थी कि पूरा वेल डिफाइंड और दूरगामी कोई सिस्टम नहीं है, तो हमें लगा कि पहले हम वॉलंटियर के लिए वो सिस्टम बनाते हैं। और इसकी सबसे पहली कॉपी जो थी वो 21 जून को मैं अरविंद जी को पहले ही भेज चुका था, और उसके बाद हमने कार्यकर्ताओं के बीच में रेफरेंडम की शुरुआत करी। इसी प्रक्रिया में मेरी जो पार्टी के सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात हुई जब हमने रेफरेंडम कराया कनाट प्लेस में। तो उनसे बात हुई तो बड़े स्पष्ट तौर पे उनको हमने बताया कि अभी हम कार्यकर्ताओं की राय ले रहे हैं। अगर कार्यकर्ता पसंद करेंगे और कार्यकर्ता इसके समर्थन में अपनी राय देंगे तो हम इस रेफरेंडम को जो है, इसका जो रिज़ल्ट आएगा, एक प्रपोजल बना के पीएसी के सामने और नेशनल एग्जीक्यूटिव के सामने रखेंगे, और उसके बाद आपको इसको अप्रूवल देना है। अगर आप चाहें तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई, उनको स्पष्ट किया गया। फिर उनको हमने पीएसी में रखने के लिए प्रपोजल भेजा भी। उस दिन बात करते हुए आतिशी मरलीना जो हमारे प्रवक्ता भी हैं पार्टी के, तो वो भी वहाँ पे थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से रेफरेंडम कराएंगे तो उसको बगावत समझा जाएगा। तो मैंने उनको स्पष्ट किया कि देखिए, कार्यकर्ताओं के लिए सिस्टम बन रहा है, तो जिसके लिए सिस्टम बन रहा है उससे पूछा जा रहा है, और जब कार्यकर्ताओं की राय आ जाएगी तो हम इसको पार्टी के जो ऊपर की बॉडी है जैसे पीएसी और नेशनल एग्जीक्यूटिव के सामने रखेंगे। तो ये तो एक चैनल है, एक प्रोसेस है। तो अगर मान लीजिए हम इसको आपके सामने रखते हैं और आप इसको रिजेक्ट करते हैं, उसके बाद हम आपके रिजेक्शन के बाद अगर रेफरेंडम कराते हैं तो वो बगावत है। मुझे लग रहा है हम तो सही प्रोसीजर से चल रहे हैं, ये बात स्पष्ट की गई। उसके बाद जो आगे की जो सारी प्रक्रिया हुई, हमने फॉर्मल चैनल अपनाए। उसके बाद लिखित में जो सारी पत्राचार होना था, जिन जिन लोगों के साथ होना था, मेल के द्वारा सबके साथ किया। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हमने 24 तारीख को पार्टी के जो सेक्रेटरी हैं उनको एक प्रपोजल दिया, जितने लोगों ने इसको सपोर्ट किया था उनके नंबर के साथ। और उसके बाद की जो प्रक्रिया थी उसमें हमने कहा 31 तारीख का एक समय हमने निर्धारित किया कि समय के दौरान, इस ड्यूरेशन के अंदर जो है, आप इस पे कोई ना कोई जवाब दीजिए, या तो आप हाँ बताइए या ना बताइए। अगर आप लोग इसको कहते हैं कि भाई ये सही नहीं है तो आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए। तो ये सारी बातें हमने रखी। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग होनी थी पंजाब में, उससे पहले ये रखा गया था, लेकिन 31 तारीख तक किसी भी व्यक्ति का हमारी तरफ
कोई रिस्पांस नहीं आया, किसी व्यक्ति ने कोई जहमत नहीं उठाई इसके ऊपर कोई कदम उठाने की। उसके बाद हमने पार्टी के लीडर से मिलना शुरू किया और इसी प्रक्रिया में शांति भूषण जी से भी मिले, जोगिंदर जी से भी मिली हमारी टीम। उसके अलावा जो है पार्टी के और दूसरे लीडर से भी मुलाकात की। तो जैसा आप लोगों ने देखा है, शांति भूषण जी ने स्पष्ट तौर पे आवाम को समझने के बाद उस पर अपनी राय दी है और उन्होंने ज़रूरी बताया है कि आवाम का जो सिस्टम है ये पार्टी वॉलंटियर्स के लिए है और इनको जोड़ना बहुत ज़रूरी है पार्टी के अंदर, पार्टी को मजबूत करने के लिए, और ये सिस्टम पूरे देश में लागू होना चाहिए। अगला सवाल है, रहमान हैं, सीलमपुर से हैं। ये पूछना चाहते हैं कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन फंड कर रहा है आपको? आपने वेबसाइट बनवाई है, जनता मंत्र पर बैठे हैं, यहाँ आपका 17वां या 18वां दिन है जैसा कि वेबसाइट से पता चल रहा है और फेसबुक पेज से पता चल रहा है। तो जो पैसा, जो फंड आपको आ रहा है, कौन दे रहा है, उसकी डिटेल आप वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते हैं? जी रहमान भाई, आपको याद होगा जब पार्टी बनी थी तो पार्टी के पास भी कुछ नहीं था। जब शुरुआत हुई तो पहले दिन हज़ारों लोगों ने जो है पार्टी के सहयोग देना शुरू किया। शांति भूषण जी ने भी 1 करोड़ का सहयोग पहले दिन दिया था जब पार्टी बनी थी। तो हम सब वॉलंटियर्स ने मिलके ही पार्टी को खड़ा किया है। आज भी हम वॉलंटियर्स ही मिलके इस सिस्टम को बना रहे हैं, चला रहे हैं, और ये पार्टी से बाहर जाके कोई अलग सिस्टम नहीं है। पार्टी के ही वॉलंटियर हैं जो वेबसाइट मेंटेन करते हैं, सोशल मीडिया में हैं। उन्हीं साथियों के सहयोग से कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ के अपने काम धंधे हैं। थोड़ा थोड़ा 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये मिला के हम लोग अपना सहयोग दे के काम कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम खर्चे में सारी चीज़ें हों। इसका छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि दोपहर को जो बहुत सारे हमारे साथी यहाँ होते हैं उनका भोजन भी हम गुरुद्वारे से लेके आते हैं। तो गुरुद्वारे से आया हुआ भोजन ही हम करते हैं। तो इस सारी प्रक्रिया में जो थोड़ा खर्चा जो भी हो रहा है उसकी भी हमने बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से डिटेल बनाई हुई है। हमारे सीए हैं, हमारे एक वॉलंटियर जो हैं वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और हमारे जंतर मंतर पे यहीं पे हमने उसकी बाकायदा लिस्ट बना रखी है कि किस व्यक्ति ने कंट्रीब्यूट किया और कितना जो है हमारा एक्सपेंडिचर हुआ। ये डेली जो है हमारा, आप यहाँ आके जंतर मंतर से देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये यहाँ पे हमारी लिस्ट अवेलेबल है। अगला सवाल तरुण का है, ये बदरपुर से हैं। ये पूछना चाहते हैं कि आपने अपनी डिमांड में हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव लड़ने की बात कही है और वहाँ का समर्थन कर रहे हैं वहाँ पर चुनाव लड़ने का। तो आपको नहीं लगता कि अभी हम आम आदमी पार्टी को खाली दिल्ली पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और दिल्ली के इलेक्शंस को लड़ना चाहिए? अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो बिखर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो आपका दिल्ली के चुनावों पर भी पड़ेगा। जी देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है पार्टी को शुरू हुए, और जब हमें दिसंबर की जीत मिली तो पार्टी में जो है बहुत सारे लोग आके जुड़े हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता उससे पहले भी लगे हुए थे। तो एक अच्छा खासा वो वोट परसेंटेज लोकसभा चुनाव में हमारे को मिला है दूसरे राज्यों में। तो ये बहुत सारे वॉलंटियर का मानना था कि अगर कोई चुनावी प्रक्रिया में हमारी सहभागिता नहीं होगी, हम भागीदारी नहीं करेंगे, तो हमारा वोटर वोट कहाँ डालेगा। और ये जो कार्यकर्ता है, अब ये तो आप मान के चलिए कि सारे कार्यकर्ता तो दिल्ली में आके काम नहीं करेंगे, कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता हैं वो आके सहयोग करेंगे। और इस बात की भी अभी कोई संभावना नहीं है कि दिल्ली में जो चुनाव है दूसरे राज्यों के साथ होने वाले हैं, लेकिन उन दूसरे राज्यों के तो चुनाव जो है सुनिश्चित हैं पहले से ही। तो अगर उन राज्यों में पार्टी चुनाव लड़ती है तो अब ये चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है, कार्यकर्ता को सुचारू रूप से जोड़ के रखने के लिए, वोटर को पार्टी की तरफ बांध के रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पार्टी कोई 6 महीने या 1 साल थोड़ी चलानी है हम लोगों को, इस पार्टी को दूर तक जाना है। अगर हम हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं तो एक अच्छा बेस है हमारे वॉलंटियर्स का, एक अच्छा वोट बैंक हमारा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ सत्ता प्राप्त कर पाएँ या बहुत सारी सीटें जीत पाएँ, लेकिन हम अपना जनाधार जो है वहाँ से शुरू कर सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले 5 साल बाद आम आदमी पार्टी वहाँ इतनी सक्षम हो कि उन राज्यों में भी सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाए। विनीत हैं, ये त्रिनगर से, ये पूछ रहे हैं कि ये सब करने की आपको अभी क्या ज़रूरत थी? दिल्ली के चुनाव हो जाने
हो जाने देते, उसके बाद कर लेते। इसका कहीं ना कहीं फ़र्क दिल्ली के चुनाव पर पड़ रहा है और वॉलंटियर्स कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव के बाद अगर ये चीज़ की जाती तो शायद बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। देखिए, जब दिल्ली के चुनाव थे उससे पहले ही ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि भाई एक सिस्टम बनना चाहिए पार्टी में, लेकिन हमारी लीडरशिप की तरफ से ये आश्वासन मिला कि दिसंबर के चुनाव के बाद एक सिस्टम बनाया जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग केवल तैयारी कीजिए। तो हम लोग बड़ा निश्चिंत होके और एक भरोसे के साथ लगे हुए थे और जितना भी सहयोग हम दे सकते थे पार्टी को जिताने के लिए दिया हमने। अरविंद जी को सीएम पद तक पहुंचाने में वॉलंटियर्स का जो हाथ है वो सब लोग जानते हैं। तो दिसंबर का जो समय आया उसके बाद जो जीत मिली और जिस तरह से पूरे देश से लोग आके हमसे जुड़ना शुरू किया उन लोगों ने, तो उससे तो ये ज़रूरत और महसूस हुई कि पार्टी के अंदर संगठनात्मक ढांचा जो है वो मजबूत होना चाहिए। यही वो समय है। अगर इस समय पे हम ये ढांचा मजबूत नहीं करेंगे तो हम दूर तक नहीं जा पाएंगे। दिसंबर में भी इस पे चर्चा हुई, बात हुई, मेरी खुद अरविंद जी से 18 दिसंबर को बात हुई और उन्होंने सहमति भी जताई, लेकिन उसके बाद कोई कदम नहीं उठाया गया। और उसके बाद सरकार बनी और जो सारी परिस्थितियाँ, लोकसभा चुनाव लड़ा गया, लेकिन एक सही संगठनात्मक ढांचा ना होने की वजह से, एक सही राजनीतिक जो कुशलता ना होने की वजह से, एक पॉलिटिकल विजन की जो कमी महसूस हुई, उसकी वजह से हमें लोकसभा के अंदर जो है हार का सामना करना पड़ा। इसका महत्वपूर्ण कारण यही था कि पार्टी में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, वो मजबूत नहीं था। तो हमें उम्मीद थी कि 16 तारीख के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद पार्टी इस पर ध्यान देगी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया पार्टी की तरफ से। इसी दौरान जो है 29 मई को अरविंद जी ने जिम्मेदारी दी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वॉलंटियर्स के लिए कुछ सिस्टम बनाने की, उनके ग्रीवेंस को हल करने की। तो इसी प्रक्रिया में जब वॉलंटियर से इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि बहुत सारे वॉलंटियर हमारे निराश हताश होकर बैठ चुके हैं। तो मुझे लगा कि अगर हमें दिल्ली का चुनाव जीतना है तो पहले ये 70 विधानसभाओं के वॉलंटियर को खड़ा करना पड़ेगा, उस सिपाही को ट्रेन करना पड़ेगा। जब सारे लोग संगठित होकर जुड़ेंगे तो ही हम दिल्ली की लड़ाई तभी जीत पाएंगे। तो इसी प्रक्रिया के तहत हमने जो है किराड़ी में मीटिंग करी, फिर इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो ये पूरी प्रक्रिया हम लेके चल ही रहे थे कि इसी दौरान जो है इस पूरे प्रोसेस को रोकने की कोशिश की गई, और जिस तरह से रोकने की कोशिश की गई वो अनडेमोक्रेटिक था। और इससे एक शंका उभरी, एक चिंता उभरी कि एक स्वराज तहत के स्वराज आधारित एक कार्यक्रम अगर उसको आज रोका जा रहा है तो क्यों उसको रोका जा रहा है। तो आज की सिचुएशन, आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में इसका लागू होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे वॉलंटियर चले गए तो फिर आने वाले समय में इस पार्टी को कौन आगे लेके जाएगा। तो इसी वजह से हमने इस पर कोशिश की, और शायद हमने जो अंदर कोशिश की उसका किसी व्यक्ति ने कोई गौर नहीं किया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसको नज़रअंदाज किया। इसी वजह से हमें बाहर आना पड़ा। हमें लगता है अगर पार्टी को आगे ज़िंदा रखना है, आगे लेके जाना है, और अगर कामयाब होना है उस मकसद पे जो पूरे देश को हमने सपना दिखाया था, तो आज इस आवाम का बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले अगर वॉलंटियर का एक सिस्टम बन जाएगा तो ये पहला कदम होगा। बाकी ओवरऑल जो रिफॉर्म पार्टी के अंदर चाहिए उसके बाद हम शुरू कर सकते हैं। जय हिंद साथी।